ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। धैर्य शक्ति है। धैर्य क्रियाशीलता का अभाव नहीं, बल्कि यह उचित कार्य के सही समय पर सही ढंग से किए जाने की प्रतीक्षा मात्र है। एक किसने कहा है? फुलटन जे सीन ने कहा है। आर्थिक ताकत बनते खाद्यान्न भंडार। इस समय आप देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच खूब तनातनी भी चल रही है। जो समझौता होने की गुंजाइश थी वो भी खत्म हो रही है ना। इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो वार्ता हो रही थी वो विफल हो गई है। तो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की विफलता से वैश्विक स्तर पर राहत मिलने की संभावना भी क्षीण होती दिख रही है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हॉर्मुज जलमार्ग को खोलने संबंधी ऐलान और इस पर ईरान की भारी विरोध से युद्ध की चुनौतियां बढ़ गई हैं। इससे दुनिया भर में खाद्यान्न संकट बढ़ने की आशंका है। चूंकि इस युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नुकसान पहुंचा है और जिससे तेल एवं गैस समेत उर्वरकों की भी भारी कमी हो गई है और उसे ठीक होने में महीनों लग सकते हैं, इसलिए जरूरी वस्तुओं के दाम ऊंचे बने रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हाल में विश्व खाद्य कार्यक्रम की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दुनिया में 31.9 करोड़ लोग भूख से पीड़ित हैं। कितने? 31.9 करोड़। जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो आंकड़े अगर उपलब्ध करवाते हैं ना, तो सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण यह आंकड़ा और बढ़ने के आसार हैं। इस वैश्विक चुनौती के बीच भारत खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में अनुकूल स्थिति में नजर आता है। भारत के पास 31 मार्च 2026 तक 6.02 करोड़ टन गेहूं और चावल का सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक मौजूद है, जो देश की आर्थिक ताकत बन गया है। इस खाद्यान्न भंडार से भारत एक साल तक की अपनी खाद्यान्न जरूरत को आसानी से पूरा कर सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि देश के 80 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। कहाँ? भारत में। और देखिए, एक बार देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, रूस है, यूक्रेन है, ये पाकिस्तान है, ये आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा। तेहरान इसकी राजधानी है। ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। इस क्षेत्र की बात हो रही है। और देखिए, ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है। और यहाँ आप देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। भारत का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, जहां देश के आम आदमी के लिए भोजन की गारंटी है, वहीं दुनिया के कई जरूरतमंद देशों के करोड़ों लोगों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति का आधार भी है। भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि मजबूत स्थिति में भी है। सरकार तकनीक और कृषि हितप्रद नीति के माध्यम से किसानों के केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि निर्यातक बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। खाद्य तेल और दलहन पर राष्ट्रीय मिशन तथा प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन सहित सभी कृषि क्षेत्रों को मजबूत किया जा रहा है। देश का लक्ष्य गेहूं और चावल के अलावा दलहन तिलहन में आत्मनिर्भर होना है। वर्ष 2025-26 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस बार खाद्यान्न उत्पादन का परिदृश्य ऐतिहासिक स्तर पर है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 17.41 करोड़ टन, रबी खाद्यान्न उत्पादन 17.45 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष 2024-25 की तुलना में एक बड़ी छलांग है। पिछले वर्ष खरीफ उत्पादन 16.94 करोड़ टन था, और जिसमें इस बार लगभग 2.8% की बढ़ोतरी हुई। वहीं रबी उत्पादन पिछले वर्ष 16.91 करोड़ टन था, और जिसमें आप देखिए इस दफा 3.2% की शानदार वृद्धि देखी गई। थाली के सबसे अहम हिस्से यानी चावल और गेहूं के मोर्चे पर भी भारत ने अपनी जोरदार बढ़त कायम रखी है। दालों के उत्पादन में भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, और अमेरिका, इजरायल, ईरान के मध्य युद्ध विराम के पहले खाद्यान्न की बढ़ती वैश्विक कीमतों के बीच भारत में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन एक सुरक्षा कवच की तरह रहा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी में देश की अर्थव्यवस्था खाद्यान्न ताकत की वजह से बहुत कम प्रभावित हुई। इतना ही नहीं, 6 साल पहले कोरोना से जंग में देश के खाद्यान्न भंडार एक तरह से हथियार बन गए थे। हाल ही में प्रख्यात कृषि विशेषज्ञ और ब्राजील पोटास के सीईओ मैट सैम्पसन ने कहा कि दुनिया में लगातार खाद्य संकट बढ़ता जा रहा है। उर्वरक की कमी के कारण यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फसलों की बुआई पर गंभीर असर पड़ रहा है। ऐसे में कई देशों के लिए खाद्यान्न का बड़े पैमाने पर आयात जरूरी होता है जा रहा है।
और आप देखिए कोरोना काल में भारत ने जरूरतमंद देशों को खाद्यान्न का निर्यात किया था। अब एक बार फिर जब दुनिया में आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई तब भारत खाद्यान्न निर्यात के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। निसंदेह कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और देश के दीर्घकालिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी। पीएम किसान सम्मान निधि, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे कई कार्यक्रमों से देश का कृषि क्षेत्र लगातार मजबूत हुआ है। जब इस तरह के टॉपिक पर आप लोग लिख रहे हैं कुछ, तो आप लोग क्या किया करिएगा, सरकार की जो पहले रहती है ना योजनाएं रहती है ना, उनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा। जब तक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 22वीं किस्त में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त होती है, वही है जो 6,000 रुपए साल के दिए जाते हैं ना, 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तें, तो उन्हीं की बात हो रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत लगभग 2 करोड़ रुपए की बीमा दावों का निपटारा किया गया। देश के गांव में अप्रैल 2020 से शुरू की गई पीएम स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी जमीन का कानूनी हक देकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम किया जा रहा है। वैश्विक खाद्य संकट के बीच खाद्यान्न की बढ़ती मांग के मद्देनजर भारत की ओर से चालू वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के तहत कृषि को निर्यात उन्मुख बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। स्थानीय किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व को रेखांकित किया जा रहा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और वर्तमान में यहां लगभग 4.5 लाख टन मछली का उत्पादन हो रहा है, जबकि अतिरिक्त 20 लाख टन उत्पादन की अपार संभावना है। समुद्री अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाने के लिए नए व्यावसायिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। साथ ही कृषि में प्रौद्योगिकी की संस्कृति को बढ़ावा देने और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। व्यापक भंडारण अभियान और कृषि वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं में नवाचार को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। इस बार के बजट के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को कृषि निर्यात उन्मुख बनने की दिशा में कोशिश की गई है। इससे भारत के कृषि निर्यात और वैश्विक खाद्य आपूर्ति में और प्रभावी भूमिका निभाने की संभावनाओं को बल मिलता है। देश के पास खाद्यान्न की पैदावार और खाद्य प्रसंस्करण वस्तुओं का उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने की अपार संभावना है। देश के विभिन्न हिस्सों में विविध जलवायु और कृषि अनुकूल जलवायु क्षेत्रों के मामले में वह समृद्ध है। ऐसे में भारत को निर्यात आधारित खेती, फसल विविधीकरण और खेती में आधुनिक तकनीकों के एकीकरण के साथ आगे बढ़ना होगा। भारतीय कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मानकों के सभी पहलुओं पर गंभीरता से काम करना होगा। चूंकि देश में अभी भी अनाज, दाल तथा तिलहन के उत्पादन का स्तर मौसम पर ही निर्भर होता है। ऐसे में क्षेत्रवार और फसलवार आधार का व्यापक अध्ययन करते हुए सिंचाई व्यवस्था की नई नीति तैयार करना लाभप्रद होगा और इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि अनाज बर्बाद होने से बचाने के लिए देश भर में 2028 तक सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उम्मीद है कि खाद्यान्न संकट की वैश्विक चिंताओं के बीच भारत रिकॉर्ड खाद्यान्न भंडार से देश के आम आदमी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न निर्यात में भी अहम भूमिका निभाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं आप लोग। सहमति के संदर्भ, समाज में अक्सर अधिकारों कर्तव्यों की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो कभी किसी खास व्यक्ति या वर्ग की सहूलियत के लिए कई तौर तरीके आलिखित रूप से शिष्टाचार का रूप लेकर लंबे समय से बने हुए हैं। भले ही ये नियम वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भी ना हो और पर इन्हें मनुष्य की सोच के भीतर इस तरह से बैठा दिया गया कि उन पर विचार विमर्श या सवाल करने का साहस आम इंसान के जहन में नहीं आ पाता। अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहे तौर तरीकों का लंबे समय से रहा अस्तित्व और जन समर्थन ऐसा स्वीकार भाव लाता है जो श्रद्धा और आस्था का रूप लेने लगता है। आस्था के सामने हम केवल भावनात्मक रूप से ही सोच रहे होते हैं। हमारी तर्क शक्ति पूरी तरह से खत्म सी हो जाती है। हम परिस्थितियों के आगे समर्पण कर देते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए किसी भी तरह के आचरण के नियम उस समय की परिस्थिति के अनुसार बनाए जाते रहें और जिनका समय के साथ संशोधन होते रहना स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। आज के परिवेश में उनका आकलन जरूर करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आज भी वे उतने ही सटीक हैं, क्या वे सबके हित की रक्षा कर पा रहे हैं, क्या वे न्यायपरक हैं। मनुष्य की समझ का दायरा जब समय के साथ विकसित होता रहा है तो पुराने तौर तरीके शिष्टाचार के नियमों पर भी समय समय पर प्रकाश डाल लेना तर्कसंगत होगा।
ऐसा ही शिष्टाचार का एक नियम जिसने अपनी जड़ें बहुत गहराई से जीवन के हर पक्ष में जमा रखी हैं, वह है हर बात में हाँ मिलाने की दुर्बलता। अक्सर किसी खास वर्ग के हर निर्णय पर हमारी मौन स्वीकृति हमारे सब होने को रेखांकित कर देती है। यह एक व्यापक रूप से समाज में फैली दुर्बलता है जो सबको एक सा व्यवहार करते रहने को बाध्य करती है। सही को सही और गलत को गलत कहने जैसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को व्यक्त करना भी हमें साहस का काम लगने लगता है। किसी ताकतवर व्यक्ति के करीबी बनने की चाहे तो कभी समाज में सबके पसंदीदा बने रहने की आस में अक्सर मनुष्य अपने उसूलों, विवेक और आत्मसम्मान तक को खो ताक परख देता है। बेहद सुंदर शब्दों का सहारा लेकर इस गुलामी को बनावटी आस्था, नकली सिद्धांत नैतिकता का रूप देकर अपना लिया जाता रहा। कभी वह दास भाव का रूप लेकर सेवा भाव से खुद को संतुष्ट महसूस कराने लगता है, तो कभी आज्ञाकारी होकर सामने दिए गए हर निर्देश का बिना सवाल के पालन करने लगता है। विनम्रता की आड़ में हर बात में मौन सहमति, सहनशीलता और हर अच्छे बुरे काम में सिर झुकाकर सहयोग, यह सब व्यक्ति को कुछ लोगों का पसंदीदा जरूर बना देता है, पर क्या इस तरह से वह खुद के प्रति ईमानदार रह पाता है? अक्सर इस तरह के मौन सम्मान सहयोग का जन्म हमारे डर का परिणाम होता है, जो मात्र किसी और के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा होता है और जिसका उद्देश्य किसी भी तरह की बेहतरी से संबंधित नहीं होता। इस तरह के आदर और सम्मान की ओट में डर का माहौल हमेशा बना रहता है और जो अच्छे खासे इंसान को हमेशा झुक कर रहने को मजबूर कर देता है और जिसके चलते ना तो वह अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पाता है, ना ही अपने जीवन के निर्णय आजादी से ले पा रहा होता है। जब व्यक्ति की अंदरूनी रूप से इतना कमजोर अधीन हो जाता है तो ऐसे समाज की नींव भी खोखली हो जाती है। जब तक निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने, विमर्श करने और तौर तरीकों में संशोधन करने की आजादी नहीं मिलती, तब तक यह दुर्लभता और जिसने लंबे समय से समाज को जकड़ रखा दूर नहीं हो सकेगी। हम गलती करते हैं जब हम अक्सर सामने वाले की हर बात पर सहमति जताने को विनम्रता समझ लेते हैं और असहमति को अनादर। हमारे समाज में अपने वरिष्ठों का कनिष्ठों द्वारा सम्मान उनकी हर बात पर मौन स्वीकृति देने से जोड़ दिया गया। पद क्रम केवल नौकरी, व्यवसाय जहां एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली होती है उससे जुड़े नियम होते हैं तक सीमित नहीं है। समाज के हर पक्ष में पदक्रम आदर्श रूप से काम कर रहा होता है। किसी के विचार, नियम, कायदे, मान्यताएं सर्वोपरि हो जाती हैं और जिन्हें पालन करते रहने की बाध्यता सी बन जाती है। आदर, सम्मान, शिष्टाचार के पर्दे में कई लोग लाभान्वित हो रहे होते हैं और कितने ही लोगों का जीवन घुटन में बीत रहा होता है। क्या वरिष्ठता केवल उम्र की बढ़त, ओहदे और ताकत के बल पर ही प्राप्त हो जाती है? क्या इस तरह की कोई व्यक्ति सम्मानीय बन सकता है? क्या वरिष्ठता को पाने के लिए वास्तव में किसी भी तरह की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है? इसलिए कि योग्यता निर्धारित नहीं होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मान उसके अच्छे काम, व्यवहार और गुणों के कारण स्वतः ही मन में उभरने लगता है। सम्मानीय बनने के लिए भी अथाह परिश्रम और संयम की आवश्यकता होती है। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही निभाने होते हैं। समय के साथ जब हमारी सोच पहले से अधिक परिपक्व हुई है, हम अब एक ऐसे समाज की नींव रखने में समर्थ हैं जहां बिना भेद के स्वतंत्र विचार रख सकें, जहां बराबरी का माहौल हो। आखिर वरिष्ठता हमेशा इंसान को और अधिक विनम्र बनाती है, विचार विमर्श के कई द्वार खोल देती है, बराबरी को प्रोत्साहित करती है। यह वह समय है जब उम्र ओहदे की गर्दिश से पृथक खुली सोच के साथ विचारों, गुणों और काम को देखकर सम्मान देना और काम करना हमें सीखना चाहिए। बाकी आपकी सोच क्या है बताइए आप लोग। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, टेलीग्राम पर, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। शांति के बजाय करीब 1.5 महीने के बाद बामुश्किल से पहले युद्ध विराम और फिर शांति की राह तैयार करने के मकसद से ईरान अमेरिका के बीच वार्ता की गुंजाइश बनी थी। अतीत से लेकर वर्तमान तक दोनों देशों के बीच जैसे संबंध रहे उसमें अचानक ही सब कुछ पटरी पर आ जाने की बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन कम से कम युद्ध रुकने और दीर्घकालिक हल निकालने के लिए संवाद कायम रखने की गुंजाइश जरूर बनी थी। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद में वार्ता के विफल होने के बाद बातचीत के जरिए शांति की संभावना तैयार करने के बजाय एक और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टकराव की भाषा का सहारा लेना शुरू कर दिया, तो दूसरी ओर ईरान ने भी अपने ऊपर होने वाले हमलों का जवाब देने की बात कही है। इस बीच युद्ध विराम लागू होने के बावजूद इजरायल ने लेबनान पर अपने हमले जारी रखे। ऐसी स्थिति में यह समझना मुश्किल नहीं है कि शांति प्रयासों के लिए होने वाली कवायदों और स्थायी हल निकालने की कोशिश के सामने कैसी चुनौती खड़ी हो सकती है।
गौरतलब है कि ईरान के साथ वार्ता के विफल होने के बाद ट्रंप ने बेहद तल्ख जुबान में कहा कि ईरान हॉर्मुज जलमार्ग को खोल दे, नहीं तो अमेरिका समूचे इलाके की नाकेबंदी कर देगा। इसके जवाब में ईरान की ओर से कहा गया कि फारस की खाड़ी, ओमान सागर में सुरक्षा या तो सभी के लिए होगी या किसी के लिए भी नहीं। ईरान का कहना है कि अगर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इस क्षेत्र का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। सवाल है कि अगर दोनों ही अपनी धमकियों पर अड़े रहते हैं तो इसका हासिल क्या होगा। युद्ध को खत्म करने के लिए जहां नए रास्तों की तलाश की जानी चाहिए, और आप देखते हैं कि वहीं आप देखते हैं कि पहली बैठक में मिली नाकामी के बाद दोनों ओर से हमलावर रूख का प्रदर्शन किया जा रहा है। एक आशंका यह भी पैदा हो रही है कि एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने को लेकर अगर दोनों पक्षों की भाषा में नरमी नहीं आई तो इसका असर युद्ध विराम पर भी पड़ सकता है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि अगर हॉर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी को लेकर अमेरिका की धमकी वास्तव में अमल में आती है तो आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट की वजह से हालात कैसे हो सकते हैं। ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग को बाधित किया हुआ है, लेकिन उसने कुछ देशों को वहां से गुजरने की इजाजत दी है। कुछ अन्य देशों को भी छूट देने की बात चल रही थी, और अब जहां कोशिश इस बात की होनी चाहिए थी कि हॉर्मुज जलमार्ग को खोलने सहित अन्य मुद्दों पर टकराव को खत्म करके स्थायी शांति का रास्ता तैयार किया जाए, और जहां नए सिरे से टकराव का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। अमेरिका की ओर से युद्ध में अपना पल्ला भारी करने की जिद की बहुत बड़ी कीमत हो सकती है, जिसका खामियाजा वैसे देश ज्यादा उठाएंगे जो तेल गैस के लिए फिलहाल काफी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, जिनमें हम लोग भी शामिल हैं, भारत भी शामिल है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि दुनिया भर के देशों में तेल गैस का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जलमार्ग से होकर ही गुजरता है, और इसके पूरी तरह बंद होने के बाद भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में संकट गहरा सकता है। इसके अलावा अगर रूस और चीन भी इस संकट की जद में आते हैं तो एक नई जटिलता खड़ी होगी। असंतोष की आग। देश में हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। यह अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से शासन प्रशासन के समक्ष रखने का एक तरीका हो सकता है, मगर उत्तर प्रदेश के नोएडा में सोमवार को अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे श्रमिकों का प्रदर्शन जिस तरह हिंसा आगजनी में तब्दील हो गया वह वास्तव में चिंताजनक है। कई इलाकों में यातायात ठप हो गया, वाहनों में तोड़फोड़ कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। कुछ जगह पुलिस से झड़प के दौरान पत्थरबाजी भी की गई। अराजकता की राह निश्चित रूप से लोकतंत्र में बाधक है, लेकिन सवाल है कि यह स्थिति क्यों और कैसे उत्पन्न हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सरकार, जिला प्रशासन की ओर से समय रहते श्रमिकों को भरोसे में लेकर समाधान खोजने के कारगर प्रयास क्यों नहीं किए गए। गौरतलब है कि गौतम बुद्ध नगर जिले के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक बीते 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन की गारंटी, समय का पूरा वेतन, अतिरिक्त समय में काम करने पर दोगुना भुगतान तथा असंगठित एवं घरों पर सामान पहुंचाने वाले श्रमिकों को भी सामाजिक रोजगार सुरक्षा के दायरे में लाना शामिल है। खबरों के मुताबिक प्रदेश सरकार की ओर से इनमें से कुछ मांगों को लेकर सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी श्रमिक इससे संतुष्ट नहीं थे। और इसमें दोहराया नहीं कि आए दिन महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उससे श्रमिक वर्ग के लिए परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में कम वेतन, उसका भी समय पर भुगतान न होने से उनकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिक को न्यूनतम वेतन के भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह लागू की जाए। साथ ही वक्त के साथ बढ़ती महंगाई के मद्देनजर कामगारों की बुनियादी जरूरतें और गरिमा के साथ जीने का अधिकार बाधित न हो। कारखानों के प्रबंधन का भी यही दायित्व है कि श्रमिकों की वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों पर विचार करें और आपसी सहमति से समस्याओं को सुलझाने की दिशा में काम करें, और इस तरह की नौबत ना आए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कम से कम। और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, देखिए यह उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।